Good evening, student. Welcome back to Zoology One Shot video lecture series. Now we will discuss the topic reproductive health. Reproductive health, जिसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो कि पूरे वर्ल्ड में हेल्थ को चेकअप करती है, पूरा वर्ल्ड की हेल्थ के बारे में पूरा ऑब्जर्वेशन रखती है WHO। उसके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट्स में टोटल वेलबींग्स लाइक फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। 4 एस्पेक्ट्स में अगर सभी चारों एस्पेक्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं, अगर ये 4 एस्पेक्ट्स क्या है, पूरी तरह से वेलबींग है, तभी वो क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थी कहलाएगा वो पर्सन्स। फिजिकल मतलब उसमें स्पर्म और ओवम का प्रोडक्शन हो रहा है। इमोशंस उसके अंदर बिल्कुल ह्यूमन बींग्स लाइक है, बिहेवियर भी उसका ह्यूमन बींग्स जैसा है, और वो सोशल है। बस ये सारे एस्पेक्ट्स अगर उसके कंप्लीट है तभी जाकर वो रिप्रोडक्टिव क्या कहलाएगा, हेल्थी। आगे अगर हम देखें यहां से नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट प्रॉब्लम और सबसे मेन प्रॉब्लम है पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो। हेल्थ ऑफ मदर, अगर मदर की हेल्थ वीक है तो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थी जो बेबी है, वो चाइल्ड जो है वो पैदा नहीं हो पाएगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, इंक्रीज। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो माँ की भी मृत्यु हो जाती है और कभी कभार बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है, और ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है, प्रॉब्लम। फ्यूचर्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, जो कि अगर जल्दी से शादी हो गई, अर्ली मैरिजेस हो गई, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और खास तौर पर वाइफ का, फीमेल का फ्यूचर पूरी तरह से खराब हो जाएगा। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है, ये प्रॉब्लम्स। तो इनको कैसे ओवरकम किया जाए, इसीलिए इन 4 प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रेटजीज। क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रेटजीज। और उसमें फर्स्ट स्ट्रेटजीज हमारी है फैमिली प्लानिंग। वी वेर इनिशिएटेड इन 1951। कब स्टार्ट की है, 1951 में। एंड वेर periodically assessed over the past decades. Improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Health Care Programs. फैमिली प्लानिंग को अब हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH में इसको कन्वर्ट कर दिया है। कब ये फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की गई थी, 1951 में। इसका एक फेमस स्लोगन था, हम दो हमारे दो, लेकिन अब स्लोगन चलता है हम दो हमारा एक, केवल यही स्लोगन रह गया है। फैमिली प्लानिंग का यही मतलब है कि कब लड़का लड़की की शादी होना चाहिए, फिक्स उम्र हो, शादी के 3 साल तक पहला बच्चा ना आए, पहला बच्चा आए उसके बाद दूसरे बच्चे के बीच में 3 साल का क्या रहे, गैप, और दूसरे बच्चे के बाद में तीसरा बच्चा ना आए। ये सब फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम्स है। अगला, हम कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूव करें, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects. देखो, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के लिए हमको किसकी जरूरत है, अवेयरनेस की। और अवेयरनेस किससे लिया गया है, यहाँ पर ऑडियो विजुअल, टीवी, रेडियो, और साथ ही साथ प्रिंट मीडिया, पोस्टर चिपकाए, बैनर लगाए, इनकी मदद से भी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या करते हैं, इंप्रूव। क्या लाकर, लोगों में अवेयरनेस लाकर। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉपर क्या रहे, इंफॉर्मेशन, टेस्टिस और ओवेरी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहे। एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस
safe and hygiene sexual practices, sexually transmitted disease, AIDS, etc. एडोलिसेंस जो हम एज देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है ये, तो लगभग ये 12 से लगाकर 18 ईयर्स तक के बीच की जो एज है वो एडोलिसेंस एज जो है। उस एडोलिसेंस एज में क्या क्या है, यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या आपको प्रोटेक्शन रखना है, क्या क्या प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का भी ध्यान रखना है, एसटीआईज जो है लाइक एड्स, और इस चैप्टर में आगे हम देखेंगे कौन कौन सी है, यहाँ पर हेपेटाइटिस बी और ऐसी कई सारी डिसीजेस है, उनके बारे में आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन देनी है। किसको देनी है, एडोलिसेंस वाले मेल और फीमेल को, उन बच्चों को देना है। नेक्स्ट है एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स। फर्टाइल कपल्स मतलब जो ऐसे कपल हैं जो अब क्या कर चुके हैं, कपल तो बन गए हैं और अब वो बच्चा पैदा करने की तैयारी में है, उनको क्या क्या देना है, दोस्त उन मैरिजेबल एज ग्रुप्स अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में उनको बताना है। जो फर्टाइल कपल्स हैं उनको कि आपको कैसे बर्थ कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं कि शादी के तुरंत बाद ही 1 साल में बच्चा आ जाए, बर्थ कंट्रोल मेजर्स बताने हैं उनको। इसके बाद केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, अगर वहां की फीमेल कपल की जो फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो गई तो उसको कैसे केयर करना है। पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, अगर बच्चे का जन्म हो गया है तो माँ को क्या खिलाना पिलाना, कैसे उसका केयर करना, बच्चे की कैसे केयर करना है। इंपोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि बच्चों को, जो बच्चा जन्म ले चुका है उसको बॉटल का दूध ना पिलाए, ब्रेस्ट फीडिंग करे, उसका इंपोर्टेंस बताना है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड्स, और दोनों बच्चे समान है, मेल हो या फीमेल, ये भी सबको याद कराना। ऐसा नहीं कि लड़का अच्छा है और लड़की खराब है, ये सारी चीजें आपको अवेयरनेस करवानी है पीपल्स के अंदर। अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, और इसके बारे में भी जागरूक करना है। अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो कई सारी समस्याएं बढ़ेंगी। सोशल एविल्स लाइक सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, और सेक्स एब्यूज और सेक्स से रिलेटेड क्राइम्स जो हो रहे हैं इनके बारे में भी अवेयरनेस की क्या है, रिक्वायरमेंट। These are essential to provide medical assistance and care to the people in reproduction related problems like, यहाँ पर मेडिकल केयर की भी रिक्वायरमेंट है। और कौन कौन सी प्रॉब्लम है, लाइक प्रेगनेंसी के टाइम पे डिलीवरी, एसटीडीज, एबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड मेडिकल असिस्टेंट की भी क्या है जरूरत है, मेडिकल फैसिलिटी की भी क्या है रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट चल रहे इसके बाद में हम कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और इम्प्रूव किया जाए, तो एक रिसर्च है, रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज पे क्या करनी है रिसर्च, आर encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods to improve upon the existing ones। और रिसर्च फील्ड्स के थ्रू हम रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया है रिसर्च में, सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है फीमेल्स के लिए सहेली, जिसको आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसको डेवलप्ड किया गया है साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ में इसको बनाया गया है। सहेली नॉन स्टेरॉयडल पिल्स है, ये वीकली पिल्स से 7 दिन में एक बार ली जाती है, और ये है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सहेली, ये हमने रिसर्च करके इसको बनाया है आर्टिफिशियली। तो इस रिसर्च से भी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। लास्ट है एमनियोसिंथेसिस। इन एमनियोसिंथेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस, जैसे अगर हम यहाँ देखें, ये है हमारा यूटेरस, ये यूटेरस है, और इस यूटेरस में ये इम्प्लांट है हमारा, यहाँ पर फीटस है, यह है फीटस,
और ये जो भरा हुआ फ्लूइड है इसको हम नाम देते हैं एमनियोटिक फ्लूइड्स। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड को एक लॉन्ग नीडल से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है, और इस टेक्निक का नाम है एमनियोसिंथेसिस। फ्लूइड ऑफ द amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances। यहाँ की जो fetal cells हैं और dissolved substances amniotic fluid में है। हम जानते हैं fetus को protect करने वाला fluid कौन सा है, amniotic fluid, और इसको हम remove कर रहे हैं ताकि इसका analysis कर सकें, किसका, fetal cells and dissolved substances का, और इस टेक्निक का नाम है amniocentesis। This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders। और इस टेक्निक से हम इस फीटस में प्रेजेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा, डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस। और फीटस की सर्वाइबिलिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि फीटस कितने टाइम सर्वाइव करेगा, ये सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सब हमने किससे किया है, एमनियोसिंथेसिस से। लेकिन ये एमनियोसिंथेसिस टेक्निक इंडिया में क्या है, बैन, क्योंकि हम इससे सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। क्या डिटर्मिनेशन करने लग गए हम, सेक्स डिटर्मिनेशन, कि लड़का होगा कि लड़की, ये हम किससे करने लग गए हैं, एमनियोसिंथेसिस से। तो इसको इंडिया में क्या कर दिया है, बैन। अब हम देख रहे हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। और पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन पर अगर हम चलें तो 1900 में 2 बिलियन थी, 2000 में 6 बिलियन, और 2011 में 7.2 बिलियन, और 2012 में 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गई है। और वहीं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें हम तो 2000 में 1 बिलियन और 2011 में 1.2 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है। और अगर हम आज 2025 में बात करें तो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है आज इंडिया की, या 42 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की। तो अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में तो हर छठा सातवां व्यक्ति इंडियन ही मिलेगा आपको, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है। तो ये डाटा आपको तुरंत याद कर लेना है, सारे डाटा किस सन में कौन सी पॉपुलेशन थी, जो कि मैच द कॉलम में नीट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलें आगे हम, रीजन्स फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों हो रही है इंडिया की, क्या रीजन है, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लोगों ने मरना कम कर दिया है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी, जब माँ बच्चे को जन्म देती थी वो भी माँ की मृत्यु बंद हो गई, बच्चा जब जन्म लेता था तो मर जाता था, उसकी मृत्यु बंद हो गई। कारण मेडिकल फैसिलिटी इंक्रीज हो गई है, अब सारी डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है, इसलिए सारी रेट गिर गई है। और इनके डिक्रीज होने से पॉपुलेशन क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन। क्योंकि हम पॉपुलेशन जो है, बच्चे तो उतने ही पैदा कर रहे हैं जितने पहले किया करते थे, लेकिन हमने ये जो मेडिकल फैसिलिटी बढ़ा ली है, इससे डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या कर ली है, डिक्रीज। इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और अगर पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होगा तो क्या क्या इफेक्ट आएंगे। Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity। भूखमरी आएगी, scarcity on the basis of requirements, that is food, shelter and clothing। रोटी, कपड़ा, मकान के लिए लोग तरस जाएंगे, पॉवर्टी आएगी, गरीबी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। ये सब इफेक्ट्स ऑफ क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग की स्कार्सिटी हो जाएगी। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो कैसे इसको रोका जाए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को, टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करके स्मॉलर फैमिलीज को क्या करना है, प्रमोट करना है कि छोटा परिवार रहे, पति पत्नी और एक बच्चा या ज्यादा ज्यादा 2 बच्चे रहे। और ये पॉसिबल किससे है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से है। स्टेटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर्स। लड़का और लड़की की शादी की उम्र भी फिक्स की जाए 18 ईयर्स फीमेल, एंड मेल्स में कितना है 21 ईयर्स। एंड इंसेंटिव्स गिवन टू कपल विथ स्मॉल फैमिलीज। और जो छोटे परिवार है उनको पुरस्कार दिया जाए, इंसेंटिव्स दी जाए,
ताकि दूसरे परिवार वाले देखें और उसको फॉलो करें। वो इंसेंटिव्स के चक्कर में, लालच में वो उसको फॉलो करें, और यही इसी से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल। अब हम चलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट हमारे पास है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हम किसको बोलेंगे, क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली। जो यूज करता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उसके लिए फ्रेंडली होना चाहिए, कोई दिक्कत ना आए उसको, इजीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाए, नहीं तो मिले ही नहीं तो कोई वो यूज ही नहीं करेगा व्यक्ति। इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब काम भी करे, ऐसा नहीं फेल हो जाए वो मेथड्स। रिवर्सिबल विथ नो आर लिस्ट साइड इफेक्ट्स, रिवर्सिबल हो, जब तक यूज करे तब तक ठीक, नहीं यूज ना करे तो फिर प्रेगनेंसी हो जाए, और लिस्ट साइड इफेक्ट, उसका कोई साइड इफेक्ट ना, नहीं पता चला साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाए। इट आल्सो शुड इन नो वे इंटरफेरेंस विद द सेक्सुअल ड्राइव, और वो ऐसा नहीं कि वो मेथड उपयोग करने से सेक्सुअल ड्राइव जो है उस पर इफेक्ट आ जाए, उसकी अर्ज कम हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। और डिजायर्स आर द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, और सेक्सुअल एक्ट में कोई चेंजेस ना आए, इसको हम कहते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो अभी हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, टू टाइप्स की मेथड्स हैं, एक टेम्परेरी और दूसरी क्या है यहाँ पर टेम्परेरी और परमानेंट। तो दोनों को अब हम यहाँ डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। अब हम देख रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, a wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into two categories। टू कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है। फर्स्ट है यहाँ पर टेम्परेरी मेथड्स एंड सेकंड वन इज परमानेंट मेथड। अब दोनों मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे, क्या है टेम्परेरी मेथड और क्या है परमानेंट मेथड। पहले क्या देख रहे हैं, टेम्परेरी मेथड, देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी हाई। रिवर्सिबिलिटी क्या है, हाई, मतलब जब तक ये मेथड आप अप्लाई करोगे तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी, और जैसे ही मेथड को रिमूव करोगे फिर से प्रेगनेंसी हो जाएगी, इसलिए रिवर्सिबिलिटी क्या है, हाई। और इस टेम्परेरी मेथड्स को फर्दर हमने क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट यहाँ मेथड कौन सी है, नेचुरल मेथड्स, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग। ये जो ओवम है इसका स्पर्म्स की मीटिंग से क्या किया गया है, अवॉइड, ओवम स्पर्म्स को मिलने से क्या किया गया है, रोका गया है, और उसी रोकने की मेथड क्या कहलाती है, नेचुरल मेथड्स। और ध्यान रखना, नेचुरल मेथड्स में अगर हम बात करें तो यहाँ कोई मेडिसिन नहीं ली गई है, ना ही यहाँ पर कोई इक्विपमेंट का यूज किया गया है, इसलिए इसका नाम ही क्या रखा है, नेचुरल मेथड्स। कैसे करते हैं, इसके लिए यहाँ 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट है यहाँ पर लैक्टेशनल एमोनेरिया। लैक्टेशनल एमोनेरिया आर absence ऑफ menstruations। इस लैक्टेशनल एमोनेरिया में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, absent, and method is based on the fact that ovulation first thing and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition। मतलब यहाँ क्या नहीं होगा, तो लैक्टेशनल एमोनेरिया है क्या, इसको समझने जा रहे हैं, तो पूरा इसको पढ़ लेते फिर समझेंगे। Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. However, this method has been reported to effective only up to maximum period of 6 months following parturition। तो क्या हुआ है यहाँ पर, जैसे ही पार्चुरेशन होता है, मतलब बेबी की बर्थ होती है, उसके बाद में बेबी को कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जाए। कितने टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जाए, 6 मंथ के लिए क्या करवाया जाए, ब्रेस्ट फीडिंग। उसको कोई अदर फूड नहीं दिया जाए, केवल ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए। तो ध्यान रखना क्या क्या नहीं होगा उस फीमेल में, ओवुलेशन नहीं होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं चलेगा, ना तो ओवुलेशन होगा और ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, और अगर ये दोनों नहीं चले तो कभी भी प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। और इसी मेथड का नाम है लैक्टेशनल एमनेरिया। लेकिन ये कितने टाइम तक वर्क करती है, ओनली फॉर 6 मंथ,
केवल 6 मंथ तक ही वर्क करती है लैक्टेशनल एमोनेरिया। नेक्स्ट मेथड की बात करें, विथड्रॉल आर कोइटस इंटरप्टस। Withdrawal or coitus interruptus is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation as to avoid insemination. ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, यूटेरस, ये सर्विक्स, और ये वाला पोर्शन है वेजाइना। और जो मेल है वो मेल स्पर्म को डिस्चार्ज कहां करता है, वेजाइना में। तो वेजाइना के अंदर यही वाला पोर्शन है वेजाइना, और वेजाइना के अंदर मेल जो है वो पेनिस के थ्रू यहां पर क्या करता है, स्पर्म्स का इजेकुलेशन, और इसी प्रोसेस को नाम दिया है इंसेमिनेशन। अगर कोइटस के टाइम पर जब मेल स्पर्म का इजेकुलेशन करने लगे, उसी टाइम पर वो इजेकुलेशन से पहले इस कॉपुलेशन में अगर मेल अपना जो पेनिस है वो बाहर निकाल लेता है वेजाइना से और बाहर इजेकुलेशन करता है वेजाइना के बाहर, तो स्पर्म कभी भी वेजाइना में नहीं पहुंच पाएंगे, और यहां नहीं पहुंचेंगे तो इधर यूटेरस से वो फिलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं जा पाएंगे। और इस मेथड का नाम है विथड्रॉवल और कोइटस इंटरप्टस। लेकिन ये जो मेथड है ये बहुत ही डिफिकल्ट मेथड है। क्यों डिफिकल्ट मेथड है? क्योंकि उस कॉपुलेशन के टाइम पर मेल जो अपना पेनिस है वो इजेकुलेशन के लिए बाहर वेजाइना से निकाल ले, ऐसा बहुत कठिन कार्य है। इसके लिए वो व्यक्ति ध्यानी होना चाहिए, योगस्थ होना चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये विड्रॉल है तो 100% मेथड, लेकिन इसमें ड्रॉबैक बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट मेथड है हमारी periodic abstinence. Periodic abstinence is one such method in which the couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17. The menstrual cycle when ovulation could be expected. हम जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो है 1 से लगाकर 28 to 29 डेज, और हम ये भी जानते हैं कि 14th डेज पर होता है क्या, ओवुलेशन। और जब ओवुलेशन होगा तभी जाकर 15-16 डेज के भीतर 14-15-16 डेज के भीतर ही उसका क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन। अगर मेल इन टाइम पीरियड्स को 10 से लगाकर 17 डेज में वो क्या नहीं करता है, कॉपुलेशन नहीं करता है, तो ओवुलेशन वाला इस फेज को अगर रिमूव कर दे तो बाकी के इधर वाले दिन सेफ है, और इधर वाले दिन भी वो कॉपुलेशन कर सकता है। और इस वाले टाइम पीरियड्स को क्या करना है, हटाना है, और इसी को नाम दिया है पीरियोडिक एब्सटिनेंस 10 to 17 डेज। एस चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड में फर्टिलाइजेशन के चांस क्या है, हाई। इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड, और इसी को फर्टाइल पीरियड कहा क्योंकि ओवुलेशन होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। Therefore, by abstaining from coitus during this period, conceptions could be prevented. तो प्रेगनेंसी या कंसेप्शंस को प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है अगर इस दिन में कॉपुलेशन ना हो। कौन कौन से डेज, 10 to 17 डेज। As no medicines or devices are used in these methods, इन तीनों मेथड्स में, नेचुरल मेथड्स में ना तो कोई मेडिसिन है और ना ही कोई डिवाइस यूज किया गया। साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट नील, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मेथड, कोई मेडिसिन ही नहीं ली, कुछ भी डिवाइस नहीं लिया, तो साइड इफेक्ट्स तो क्या होंगे, नील। चांसेस ऑफ फेल्योर दो ऑफ दिस मेथड्स आर आल्सो हाई, लेकिन इनके फेल होने के चांस भी क्या है, हाई। सक्सेस के चांस कम है। क्यों हाई है? क्योंकि ये नेचुरल मेथड से कोई मेडिसिन या डिवाइस नहीं लिया है। चलो अगले मेथड पे चले हम। नेक्स्ट मेथड है बैरियर मेथड्स। बैरियर मतलब फाटक, टोल टैक्स का फाटक है यहाँ पर। बैरियर मेथड्स में स्पर्म को ओवम्स तक पहुंचने से रोका गया है यहाँ पर। इन बैरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विथ ईच हेल्प ऑफ बैरियर। उनको बैरियर की हेल्प से स्पर्म और ओवम्स को मिलने से रोका गया है। एंड सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ऐसा नहीं है केवल ये बैरियर मेथड्स मेल के लिए है या केवल फीमेल के लिए, बोथ एंड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है बैरियर मेथड्स।
कौन कौन सी है, चलो चलते हैं यहाँ पर। फर्स्ट देख रहे हैं वो है कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स आर बैरियर मेड अप ऑफ थिन रबर आर लेटेक्स। रबर या किससे बने हुए हैं, लेटेक्स। शीथ दैट आर यूज्ड टू कवर द पेनिस। ये पेनिस को कवर करता है मेल में, और उधर वेजाइना को कवर करेगा फीमेल में। एंड मेल आर वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। फीमेल में किसको कवर करेगा, ये वेजाइना या सर्विक्स को करेगा, क्योंकि वहीं से स्पर्म रिलीज होते हैं। जस्ट बिफोर कोइटस, और कोइटस से या मेटिंग से पहले इनका यूज किया जाता है, तभी तो दैट इजेकुलेट्स semen would not enter into the female reproductive tract। और जो मेल इंसेमिनेशन में जो सीमेन सिक्रेट करता है वो आगे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर ना हो पाए इनकी हेल्प से, क्योंकि इन्हीं के अंदर वो रह जाएगा सीमन, या तो इधर वाला फीमेल में या मेल में। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शंस, और ये प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शंस को, प्रेगनेंसी को। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम्स फॉर द मेल, और मेल के लिए सबसे पॉपुलर ब्रांड है निरोध। यूज ऑफ कॉन्डोम हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर्स फ्रॉम इम्पोर्टेंट कंट्रास्टिंग एसटीआईज एंड एड्स। इसका जो कॉन्डोम है इसका यूटिलाइजेशन बढ़ गया है प्रेजेंट डे में, इसलिए नहीं कि कंसेप्शंस को रोकना है, इसलिए भी क्योंकि ये और भी जगह काम करता है, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस और एड्स सबसे खतरनाक डिसीज, इन दोनों से बचाता है कौन, कॉन्डोम, इसलिए इसका यूटिलाइजेशन बढ़ चुका है। बोथ द मेल एंड द फीमेल condoms आर डिस्पोजेबल, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड thereby gives प्राइवेसी टू द यूजर। मेल और फीमेल दोनों के कॉन्डोम का डिस्पोजेबल है, एक बार यूज किया, यूज एंड थ्रो है। सेल्फ इंसर्टेड मतलब मेल या फीमेल खुद यूज कर सकता है इनका, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं लगती है, और इसलिए ये प्राइवेसी देते हैं क्योंकि कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। तो ये फर्स्ट मेथड हुई हमारी कॉन्डोम्स। सेकंड हुआ यहाँ पर डायफ्राग्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स। ऑल दिस मेथड्स आर अप्लीकेबल इन फीमेल। किसमें अप्लीकेबल है, ओनली इन फीमेल। चलो फीमेल में देखें तो ये हमारा यूटेरस, ये सर्विक्स और ये वेजाइना, और यहां पर सर्विक्स को कवर करने के लिए लगाया जाता है यही डायफ्राग्म, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स। डायफ्राग्म, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स आर आल्सो बैरियर मेड अप ऑफ रबर। किससे बने हुए हैं, ये रबर से बने हुए हैं, जैसा कॉन्डोम भी रबर से बना है, ये भी रबर से बने हैं। And that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus। और ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को क्या करते हैं, कवर, मेनली सर्विक्स को या डायफ्राग्म को या यूटेरस को क्या करते हैं, कवर, ताकि स्पर्म यहां से आगे ट्रेवल ना कर पाए, फेलोपियन ट्यूब में एंटर ना हो पाए, इसलिए डायफ्राग्म का यूज किया जाता है। एंड दीज आर रीयूजेबल। They prevent conception by blocking the entry of sperm through the cervix। और cervix से जो sperm जा रहे थे उनको ब्लॉकेज कर देंगे। और रीयूजेबल है ये, हमने देखा कॉन्डोम्स रीयूजेबल नहीं है, डिस्पोजेबल है, लेकिन ये क्या है, रीयूजेबल है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स, बस इतना आपको याद रखना है यहाँ से, ये भी रबर के ही बने हुए हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारी स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, jellies, foams are usually used along with this barrier to increase their contraceptive efficiency। तो ये जो बैरियर मेथड है इन्हीं के साथ हम अगर स्पर्मिसाइड्स का यूज कर लें, क्रीम, फोम, जेलीज का यूज कर लें, और इसका एग्जांपल है हमारे पास में टुडेस। स्पर्मिसाइड्स का अगर यूज कर लेते हैं तो इनका जो एफिशिएंसी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, और कंसेप्शन के चांस लगभग नील हो जाएंगे अगर स्पर्मिसाइड्स का और यूज कर लिया इनके साथ, बैरियर मेथड के साथ। ये बूस्टर डोज का काम करेगा, कौन, स्पर्मिसाइड्स यहाँ पर। चलो अगली जो मेथड है हमारी नेक्स्ट, वो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस।
IUDs, intrauterine devices. These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. इनका यूटिलाइजेशन सेल्फ नहीं किया जा सकता, इनको एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स ही क्या करते हैं, इंसर्ट। और कहाँ इंसर्ट करेंगे, तो यही यूटेरस हमारा फीमेल का, ये यूटेरस, ये रहा सर्विक्स और ये रहा वेजाइना। और इस वेजाइना में इनको इस तरह से इंसर्ट किया जाता है, ये जैसे कॉपर टी। सर्विक्स या यूटेरस में इनको इस तरह से इंसर्ट किया जाता है, किसकी हेल्प से, डॉक्टर की हेल्प से। These intrauterine devices are presently available as the, कौन कौन से है हमारे पास, पहला है नॉन मेडिकेटेड, ये मेज द कॉलम में पूछता है नीट, नॉन मेडिकेटेड में कौन सा है, लिपेस लूप। दूसरा कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, इनके तीनों के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ये एग्जाम्पल जो यहाँ डायग्राम दिख रहा है कॉपर टी का, टी शेप है, इसको इस तरह से यूटेरस में फिट किया जाता है टी शेप में, और ये थ्रेड लगाए जाते हैं, इन थ्रेड से जब निकालना हो तब खींच लिया जाता है यहाँ से। नेक्स्ट है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज में प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स किसके हैं, आयोडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल। नॉन मेडिकेटेड लिपेस लूप, कॉपर रिलीजिंग कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, इनमें फेमस कौन है, कॉपर टी। हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। चलो अब आगे में देखें यदि हम, तो आयोडीज इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स within the uterus and the copper ion released suppress sperm motility and fertilization capacity of the sperm। यूटेरस की फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर देता है, किसके लिए, स्पर्म्स के लिए, ताकि जब स्पर्म यूटेरस से गुजरे तो यूटेरस में जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं वो स्पर्म्स को इनगल्फ करना शुरू कर देती है, इससे स्पर्म्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, मारे जाते हैं। और जो कॉपर रिलीज करेगी, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, वो स्पर्म्स की मोटिलिटी क्या कर देती है, डिक्रीज, मतलब उनको लंगड़ा बना देगी, कमजोर बना देगी, वो दौड़ नहीं पाएंगे। एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है इस कॉपर के कारण। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इन एडिशन, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी यूज करते हैं तो क्या करेगी वो, और मेक द यूटेरस अनस्यूटेबल, यूटेरस को अनस्यूटेबल बनाएगी फॉर इम्प्लांटेशन, जो कि यूटेरस में आके ये जायगोट जो है इम्प्लांट होता है, इसकी इम्प्लांटेशन कैपेसिटी कम कर देगी। सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स, और ये जो सर्विक्स जहां से स्पर्म आ रहे हैं उनके लिए हॉस्टाइल बना देगी, सर्विक्स से ही स्पर्म पार ना कर पाएंगे। ये काम कौन करेगी, हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। और कॉपर रिलीजिंग जो थी वो फेगोसाइटोसिस बढ़ाएगी स्पर्म की, और स्पर्म की मोटिलिटी को कम करेगी कॉपर की हेल्प से। आयोडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल, और ध्यान रखना फीमेल के लिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किसको माना गया है, आयोडीज को। Who want to delay pregnancy and or space children, बच्चों में अंतर रखने का और प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है आयोडीज। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। कई सारी मेथड फीमेल यूज करती है, जिसमें से सबसे बेस्ट मेथड जिसका यूज करती है फीमेल इंडिया में वो है आयोडीज। ये ऐसे सीधे पॉइंट उठकर आने वाले हैं आपके पास। तो ये एक मेथड हमने आयोडीज देखी। अब देख रहे हैं हम नेक्स्ट जो मेथड है हमारी, ये सब टेम्परेरी मेथड चल रही है, उसमें कौन सी है, पिल्स। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोसेस ऑफ आइदर प्रोजेस्टाजेंस और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल। इन दोनों हार्मोन को हम जानते हैं, ये दोनों प्रेगनेंसी हार्मोन है, फीमेल में यूज होने वाले हार्मोन है, प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट, लेकिन इन हार्मोन्स को लिया किस फॉर्म में जाएगा, टेबलेट, एंड हेंस पॉपुलरली कॉल्ड एज पिल्स। इनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से जाना जाता है, माला डी एंड माला एन, ये पिल्स है, डेली पिल्स है, माला डी एंड माला एन। Pills have to be taken daily for periods of 21 days
starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle। menstrual cycle के फर्स्ट 5 डेज से इसको स्टार्ट करते लेना, और कितने दिन लेते हैं? 21 डेज लेते हैं। डेली पिल्स है ये। After a gap of 7 days during which menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent conceptions। और 7 डेज को छोड़ दें, कौन से? मेस्ट्रो साइकिल के अगले वाले के, और फिर ले इसको कंटिन्यू लिया जाता है इस टेबलेट को तब तक जब तक कि वो प्रेगनेंसी ना चाहे फीमेल। They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent retard entry of sperm। देखो, ओवुलेशन को इनहिबिट करता है हार्मोनल सिस्टम जो है पिल्स का, साथ ही साथ अगर ओवुलेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, और साथ ही साथ ये सर्विक्स को स्पर्म्स की एंट्री के लिए हॉस्टाइल बनाएगा, मतलब आने नहीं देगा। ये काम करती है पिल्स। 3 वर्ष परफॉर्म करेगी ये पिल्स। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेजर साइड इफेक्ट्स। इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, सक्सेस रेट ज्यादा है इनकी, लेकिन साइड इफेक्ट बहुत कम है किसके? पिल्स के। एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स, और फीमेल इसका बहुत एक्सेप्टेंस करती है। आयोडीज पॉपुलर है लेकिन इसका फीमेल ज्यादा एक्सेप्टेंस करती है। सहेली, जिसकी हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, आर द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स कंटेन्स नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। इट इज वेरी इन वंस अ वीक 7 days with very few side effect and high contraceptive values। contraceptive values क्या है इसकी? हाई। साइड इफेक्ट क्या है? लिस्ट। और ये वीकली है, एक सप्ताह में एक बार लेने वाली पिल्स है सहेली। माला डी, माला एन डेली पिल्स है, और ये वीकली पिल्स है सहेली, जिसको CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इसको प्रिपेयर किया गया था। नॉन स्टेरॉइडल है ये भी उसी कॉम्बिनेशन की है, प्रोजेस्टाजन या प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन की है ये सहेली। ये कुछ मेथड्स हमने देखी। अब अगली मेथड हम देख रहे हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट मेथड जो हमारी है वो इंजेक्शन आर इम्प्लांट्स। इंजेक्शन आर इम्प्लांट, प्रोजेस्ट्रोजन्स अलोन आर इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज ए इंजेक्शन आर इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। ये रहे 6, ये 6 मैच स्टिक साइज के क्या है? इम्प्लांट्स, या इन्हीं को हम कहते हैं इंजेक्शंस। और ये हमारी एल्बो कोहनी के ऊपर स्किन के नीचे इनको फैटी टिश्यूज में लगाया जाता है, इम्प्लांट्स किया जाता है। इनका नाम भी क्या रख दिया है? इम्प्लांट्स। 6 होते हैं, मैच स्टिक साइज के होते हैं। Their mode of action is similar to that of pills। इनका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल पिल्स जैसा होता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन तो वही है, प्रोजेस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन से दिया गया है, सेम वही है। एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, लगभग 5 ईयर्स तक ये वर्क कर सकते हैं। 5 ईयर्स, 2 to 5 ईयर्स तक भी ये वर्क कर सकते हैं इंजेक्शन आर इम्प्लांट्स। जबकि पिल्स का इतना लॉन्ग पीरियड्स नहीं होता, लेकिन इनका टाइम पीरियड्स क्या है? लॉन्गर है, 5 to 6 ईयर। यही है इम्प्लांट्स। नेक्स्ट देख रहे हैं हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन्स आर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन आर IUDs विथिन 72 आवर्स ऑफ कोइटस। मतलब कोइटस हुआ है, अभी हुआ है कोइटस, और इसके 72 आवर्स के अंदर अगर आपने क्या ले लिया? प्रोजेस्ट्रोजन्स या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या आयोडीज का यूज कर लिया, have been found to be very effective as an emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। अगर इंटरकोर्स किया है, अनप्रोटेक्टेड कोइटस किया है, तब भी ये 72 आवर्स के अंदर काम करती हैं आयोडीज, या फिर ये दोनों कॉम्बिनेशन वाली, या फिर अगर रेप केस हो गया है तब भी ये काम करती है, क्योंकि ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के नाम से जानी जाती है, आयोडीज या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ठीक है, आगे चलें। यदि हम
अगली मेथड हमारी देख रहे हैं परमानेंट मेथड। सर्जिकल मेथड्स आल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन are generally advised for the male-female partner as a terminal method to prevent any more pregnancies। ये लास्ट मेथड है, टर्मिनेशन प्रेगनेंसीज। मतलब अब बच्चा नहीं चाहिए परमानेंटली, तब हम किसका यूज करते हैं, परमानेंट मेथड। और इनके दो नाम है, सर्जिकल मेथड्स एंड स्टेरिलाइजेशन। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट्स ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शंस। गैमेट ट्रांसफर, स्पर्म और ओवम के ट्रांसफर को क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है, और इससे क्या होगा, प्रिवेंट कंसेप्शंस, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो चलो मेल और फीमेल में अलग अलग देख रहे हैं, पहले हम मेल में देख रहे हैं, और मेल में से नाम दिया है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी। मेल में इस प्रोसेस को नाम क्या दिया है, वेसेक्टोमी। इन वेसेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस, ये हमारा टेस्टिस, और ये वास डिफरेंस removed or tied up through a small incisions on the scrotum। ये स्क्रोटल सेक के अंदर, यहाँ पर ये जो टेस्टिस बाहर है मेल में, उनमें स्क्रोटम सेक में कट लगाते हैं और वास डिफरेंस को बाहर निकालते, थोड़ा उसको या तो कट करते हैं या फिर टाई कर देते हैं, धागे से बांध देते, जैसे यहाँ बंधी हुई है कट करके। दिस टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। हाईली इफेक्टिव, जो कि यहाँ से स्पर्म का प्रोडक्शन तो होगा, लेकिन स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा फेलोपियन ट्यूब में, मतलब यहाँ से एजुकुलेशन में, और स्पर्म नहीं बढ़ेगा तो सीमेन तो रिलीज होगा, लेकिन सीमन में क्या नहीं होगा, स्पर्म नहीं होगा। तो इससे फर्टिलाइजेशन के चांस नील हो जाएंगे। तो हाईली इफेक्टिव है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी क्या है, पुअर, क्योंकि इसको वापस से स्टेब्लिश करना इतना आसान नहीं, फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मेल में होता है वेसेक्टोमी, और अगर फीमेल में चले तो फीमेल में है ट्यूबेक्टोमी। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन फीमेल ट्यूबेक्टोमी। इन ट्यूबेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द fallopian tube is removed or tied up through a small incisions in the abdomen through vagina। एब्डोमन में क्या लगाते हैं, स्मॉल इंसिजन्स लगाते हैं, और क्या निकालते हैं, फेलोपियन ट्यूब, और इसमें क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, और या फिर टाई कर देते हैं, जैसे कट किया है फेलोपियन ट्यूब को। इससे जो ओवम यहाँ से रिलीज हुआ है, वो ओवम कहाँ नहीं पहुंच पाएगा, आगे नहीं पहुंच पाएगा, और उसका फर्टिलाइजेशन तो यहाँ ओवम भी नहीं पहुंच पाएगा, और इधर से आने वाले स्पर्म भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो कभी भी इनका फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। या तो एब्डोमेन में इंसिजन्स करते हैं, या फिर वेजाइना के थ्रू भी यहाँ ये फेलोपियन ट्यूब को काटा जा सकता है, दोनों मेथड से यहाँ पर। दिस टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। टेक्निक तो हाईली क्या है, इफेक्टिव है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी पुअर है बहुत। तो वापस से अगर आपको बच्चा करना है तो फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए रिवर्सिबिलिटी पुअर है यहाँ पर। तो मेल में वैसेक्टोमी और फीमेल में क्या है, ट्यूबेक्टोमी, परमानेंट मेथड। It needs to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its uses should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals। मतलब जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, उनके लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ ही आपका डिस्कशन होना चाहिए, मन से अपने आप नहीं करना कुछ भी। One must also remember that contraceptives are not regular requirements for the maintenance of reproductive health। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रेगुलर इनको लेना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को कंपलसरी नहीं है। In fact, they are practiced against the natural reproductive events। नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के अगेंस्ट हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। That is conceptions or pregnancies। One is the forced to use this method either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons। मतलब ये अपने स्वयं का निर्णय होना चाहिए, क्योंकि इससे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसको रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर ऐसा नहीं कि सबको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ आपकी पर्सनल
रीजंस भी हो सकते हैं इसके लिए। No doubts, the widespread use of these methods have significant role in checking uncontrolled growth of population. इस मेथड ने ही पूरे वर्ल्ड वाइड में पॉपुलेशन की ग्रोथ को क्या कर दिया है, यहाँ पर चेक किया है। अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या किया है, चेक, इन्हीं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में। चलो अगला हम इसके इल इफेक्ट देख रहे हैं कि क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से कोई इल इफेक्ट्स है। बिल्कुल, नोसिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग, irregular menstrual cycle, bleeding, or even breast cancer, though not very significant, should not be totally ignored. ये सारे साइड इफेक्ट है इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के। नोसिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग, लगातार ब्लीडिंग होना, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, ब्रेस्ट का कैंसर फीमेल में हो सकता है। ये सारे इल इफेक्ट्स हैं इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के। क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज ज्यादातर कौन करेगा, मेल करेगा कि फीमेल, तो फीमेल ही करती है, इसलिए इल इफेक्ट्स आएंगे। नेक्स्ट चले हम, अगला हमारा टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। Intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy, MTP, induced or induced abortion. Intentionally, voluntary, जानबूझकर प्रेगनेंसी को पूरी नहीं होने से पहले ही क्या कर लिया है, टर्मिनेट कर दिया, और इसी को MTP कहा गया है। Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world. पूरे वर्ल्ड में कितनी MTP हो रही है एक साल में, 45 to 50 मिलियन ईयर्स। 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year. अगर टोटल प्रेगनेंसी हो रही है, मतलब अगर 6 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से एक बच्चे की क्या करा दी है, MTP करवा दी है। 1/5, सॉरी 5 बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं 1/5, तो एक बच्चा और जन्म ले सकता था, उसकी क्या करा दी है, MTP। इतनी पूरे वर्ल्ड में MTP करवाई जा रही है। Whether to accept legalized MTP are not being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religion and social issues involved in. ये सभी कंट्रीज में लीगलाइज नहीं किया है क्योंकि इसके कई सारे इश्यूज है, क्योंकि हम यहाँ भ्रूण हत्या कर रहे हैं, इसलिए इमोशनल अटैचमेंट भी रहेगा मदर का, एथिकल हमारा नैतिक मूल्य भी है, रिलीजियस धार्मिक रूप से भी ये प्रतिबंधित है, और सोशल सारे इश्यूज बने रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया legalized MTP in 1971 with some strict condition to avoid its misuse. इंडिया में भी इसको लीगलाइज किया है 1971 में। क्यों किया लीगलाइज? क्योंकि MTP के 2 कानून बने हैं इंडिया में जिसके थ्रू MTP करा सकता है पर्सन। पहला, अगर जो भी फिटस है उस फिटस में कोई डिफेक्ट है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो MTP कराया जा सकता है। दूसरा, अगर मदर को उस फिटस से कोई प्रॉब्लम है या मदर की डेथ हो सकती फ्यूचर में, या कुछ भी मदर को कोई हार्म है, तब भी MTP कराया जा सकता है। 2 कानून के तहत ही MTP करा सकता है, और डॉक्टर का रिटर्न प्रूफ चाहिए। ये लीगलाइज किया है इंडिया में। MTP get rid of unwanted pregnancy either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during the coitus or rape. या तो रेप हुआ है, या अनप्रोटेक्टेड कोइटस किया है, या फिर वहां पर जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ली थी वो फेल हो गई, तब भी MTP कराया जाता है ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी को चेक किया जाए। MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both. MTP को तब भी करवाया जा सकता है जब प्रेगनेंसी के कारण बच्चे को कोई नुकसान है या मां को कोई नुकसान है। MTPs are considered relatively safe during the first trimester. हमने प्रेगनेंसी जो थी उसको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब यहाँ पर 12 वीक्स,
12 वीक्स को हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर करा, उसी में एमटीपी क्या है, सेफ। और सेकंड ट्राइमेस्टर मच मोर रिस्की, और अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में करवाते हैं तो रिस्क होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी कराना इजी है। One distributing trends observed is that majority of MTPs are performed illegally by the unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. अधिकतर एमटीपी जो कराई जा रही, जो कि लीगलाइज्ड हो गया है, और जो लिंग का पहले निर्धारण कर लेते हैं, टेस्ट करवा लेते हैं कि लड़का की लड़की और लड़की है, तो फिर वो किसी भी हकीम से, ऐसे लोगों से जो अभी क्वालिफाइड हुआ ही नहीं, उससे फिर एमटीपी करवाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट्स होता है, कभी कभार मदर की डेथ हो जाती है, कभी कभार फिटस को भी हार्मफुल होता है, ऐसी समस्याएं आती है एमटीपी में। तो ये हमारा एमटीपी था। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एसटीडी, एसटीआईज, sexually transmitted diseases. Infections are diseases which are transmitted through sexually intercourse are collectively called as sexually transmitted infections. इनके तीन नाम है, sexually transmitted infection, are venereal disease VD, are reproductive tract infections RTI, तीनों नाम याद रखना है। ऐसी डिसीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, मतलब ये कब ट्रांसमिट होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसमिट होती है, उन्हीं को नाम दिया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। उनकी हमारे पास लिस्ट है, टोटल कितने हैं यहाँ पर 8। पहले देखें गोनोरिया, ये निसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज है। सेकंड सिपिलिस ट्रिपोनिमा पैलेडियम, ये भी बैक्टीरियल डिसीज है, ये दोनों बैक्टीरियल डिसीज है, यही पूछा जाएगा आपसे। जेनाइटल हर्पिस, ये हर्पिस वायरस से होने वाली डिसीज है। एड्स जो कि सबसे डेंजर है, एचआईवी वायरस है, यहाँ भी ये भी वायरस से है। क्लेमेडियासिस, ये क्लेमेडिया बैक्टीरियल डिसीज है यहाँ पर। ट्राइकोमोनियासिस, ये ट्राइकोमोनास प्रोटोजोन डिसीज है यहाँ पर। जेनिटल वार्ड्स, पेपिलोमा वायरल डिसीज है, और हेपेटाइटिस बी वायरस डिसीज है। तो मैक्सिमम डिसीजेस यहाँ वायरल आ रही है। हमारे पास 3 डिसीज ऐसी आ रही हैं जो क्या है, बैक्टीरियल, और एक है प्रोटोजोन। तो आपको ये लिस्ट नाम याद रखना है कि कौन सी डिसीज जो है वो एसटीआईस में शामिल की गई है। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, एड्स, क्लेमेडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, जेनाइटल वार्ड्स और हेपेटाइटिस बी, ये सारी की सारी क्या है, एसटीआईस। हेपेटाइटिस बी एंड एड्स या एचआईवी इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स। इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन या नीडल की शेयरिंग करता हो, कोई व्यक्ति ड्रग्स लेता हो तो इंजेक्शन की शेयरिंग करता हो। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, एक का ऑपरेशन कर दिया, उसी इंस्ट्रूमेंट से दूसरे का ऑपरेशन कर दिया। विथ इन्फेक्टेड पर्सन्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ले लिया हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में गया हो। एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, और मदर से फीटस में भी जा सकता है हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी। ये डेंजरस डिसीज है हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी। एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, genital herpes and HIV infections, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. ये जितनी भी हमने STIs देखी है सबको क्योर किया जा सकता है, किसको छोड़कर, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस एंड एचआईवी इन्फेक्शंस को, बाकी सबको कर सकते हैं कंप्लीटली क्योर। इनका कंप्लीटली क्योर नहीं है, हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं लेकिन कंप्लीटली क्योर नहीं है। सिम्टम्स, अगर एसटीआईज है तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ डिजीज आर माइनर एंड इंक्लूडिंग इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा इन जेनाइटल रीजन। तो जेनाइटल रीजन में इचिंग होगा, खुजली होगी, स्लाइटली पेन भी होगा, दर्द भी होगा, फ्लूइड का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और स्वेलिंग भी हो जाएगी यहाँ पर। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन भी एसिम्प्टोमेटिक, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आएगी, फीमेल्स में हो सकता है। एंड मेनी रिमेन्स अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग,
और इसलिए वो डिटेक्ट ही नहीं होगा कि इसको एसटीआईज हुआ है। Absence or less significant symptoms in the early stages of infection and the social stigma attached to the STIs deter the infected person from going from timely detections and proper treatment। अगर किसी को कोई सिम्टम्स नहीं आया है तो फिर उसका इलाज नहीं होता है और लंबे टाइम तक वो उस इलाज से वंचित रह जाता है। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर विच इंक्लूड्स, और अगर उसका इलाज प्रॉपर नहीं हुआ, अर्ली सिम्टम्स में नहीं हुआ, तो फिर उसको सीवियर सिम्टम्स आएंगे। पेल्विक इंफ्लामेटरी डिसीज होगी, उसको एबॉर्शंस हो जाएगा, इमेच्योर जो फीटस है उसकी बर्थ हो जाएगी, स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी जो होना चाहिए यूटरस में वो इम्प्लांटेशन होना चाहिए जो फिलिपिन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाएगा, इनफर्टिलिटी आएगी, इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर हो सकता है। तो अगर अर्ली सिम्टम्स आए हैं तो तुरंत उसका क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट। पर अगर इस एसिम्प्टोमेटिक कंडीशंस है तो ये फिर सीवियर केसेस पर पहुंच जाती है बातें। चलो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ एसटीआईज। एसटीआईज को कैसे रोका जाए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को कैसे रोका जाए। अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ जो कोइटस है या सेक्स जो है वो उसको अवॉइड करना चाहिए, और अननोन पर्सन के साथ भी कॉपुलेशन नहीं करना चाहिए। ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग कोइटस, तो कोइटस के टाइम पर कॉन्डोम्स का यूज करना चाहिए। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर द अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विथ इन्फेक्शंस। अगर किसी पर्सन्स को डायग्नोसिस की और अगर उसको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्वालिफाइड डॉक्टर से उसका इलाज करवाना चाहिए, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ये था हमारा एसटीआईज। अब हम चल रहे हैं इस टॉपिक के सबसे लास्ट टॉपिक की तरफ, वो है इनफर्टिलिटी। कौन सा टॉपिक है, इनफर्टिलिटी। A discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility। इनफर्टिलिटी की बात नहीं की तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करना पॉसिबल है ही नहीं। A large number of couples all over the world, including India, are infertile. That is, they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation। मतलब पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में कई सारे कपल इनफर्टाइल हैं, बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं, जबकि वो अनप्रोटेक्टेड मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज नहीं कर रहे हैं और कई सालों से वो कोहबिटेशन, सेक्सुअल कोहबिटेशन कर रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं हो रहा, मतलब वो क्या है, इनफर्टाइल है। तो इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या क्या हैं। फिजिकल, कॉन्जेनाइटल, फिजिकल हो सकता है, स्पर्म या ओवम का प्रोडक्शन ना हो, कॉन्जेनाइटल हो सकता है ये बर्थ से आया हो, डिसीजेस से हो सकता है, ड्रग्स ली हो उससे भी हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, और इवन साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। ब्रेन में कुछ गड़बड़ हो, साइकोलॉजी में कुछ गड़बड़ हो, तब भी बच्चे पैदा नहीं होते, इनफर्टिलिटी हो सकती है। ये सबसे चौंकाने वाला केस है यहाँ पर। क्या इस इनफर्टिलिटी को ओवरकम किया जा सकता है? बिल्कुल। टेक्निक है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी आर clinics etc could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enables these couples to have children। डायग्नोस करना और जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे उनको बच्चा करवाने के लिए ART बहुत ही ज़्यादा कारगर रही, और इसके 4 मेन प्रोग्राम चलते हैं। फर्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो बनाया गया था वो इंग्लैंड में बनाया गया था। क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी? टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है कि एक ट्यूब के अंदर ये लिया है ओवम और इसी ट्यूब में ये डाला यहाँ पर स्पर्म, और ओवम स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कहाँ कराया गया है? ट्यूब के अंदर। पर ये टेस्ट ट्यूब केमिस्ट्री लैब वाला टेस्ट ट्यूब नहीं है, ट्यूब वैसा होता है
जिसके अंदर वही इन्वायरमेंट होता है जो फेलोपियन ट्यूब का है। In vitro fertilization, fertilization outside the body almost similar condition as that in the body. ये in vitro fertilization है टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम में, followed by embryo transfer is one of the such method. और जो एम्ब्रियो फॉर्म्ड होगा, जो जायगोट यहाँ बनेगा, उस जायगोट को फिर से फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का पार्ट है। In this method, popularly known as test tube baby program, ओवा फ्रॉम द वाइफ आर डोनर। ओवा लिया जाता है या तो वाइफ से या फिर डोनर से। वाइफ अगर ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही तो डोनर से लिया जाएगा। एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड, स्पर्म लिए जाएंगे हस्बैंड या डोनर मेल से, या अगर स्पर्म लो काउंट है मेल में तो फिर डोनर मेल से। आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जायगोट अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में ही इन दोनों को एक साथ छोड़ा जाता है ताकि ये फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाए, जायगोट। और इस मेथड का नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें एक टॉपिक आता है गिफ्ट, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जायगोट आर अर्ली एम्ब्रियोज विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर कुड देन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब। इसको नाम दिया है जिफ्ट। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जो जायगोट बनाया, उस जायगोट के अंदर जो है वो ब्लास्टोमियर कहाँ तक पहुंचा, 8 ब्लास्टोमियर तक। और इस 8 ब्लास्टोमियर वाले को हमने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, ये ट्रांसफर कर दिया फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हम जानते हैं कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब में। तो फेलोपियन ट्यूब में ब्लास्टोमियर को 8 को ट्रांसफर किया, फिर ये नेचुरली यहाँ जाकर यूटरस से क्या हो जाएगा, इम्प्लांट। और पूरी प्रोसीजर माँ के यूटरस में ही चलने वाली है। यहाँ पर केवल फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है, आउटसाइड टू द बॉडी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्योंकि इस टेक्निक में, इस जिफ्ट टेक्निक में फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है, तभी जिफ्ट अप्लाई किया जाता है। अगर ये डिवीजन 8 से निकल गया 16 या 32 ब्लास्टोमियर्स तक, तो फिर अप्लाई करते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT। एम्ब्रियोज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर हो गए हैं, तो फिर ये यहाँ से ओवम आ गया है नेचुरली निकल कर यूटेरस में, तो अब इसको यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करते। इनटू द यूटेरस इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर इज टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, और इस टेक्निक का नाम है IUT। जिफ्ट जब 8 ब्लास्टोमियर और IUT जब 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो गया है, 16 या 32, तो IUT करते हैं। Embryos formed by in vivo fertilization, fusion of gametes within the females। फीमेल में अगर गेमेट्स का फॉर्मेशन हो गया है, वहां से भी हम क्या निकाल लेते हैं, इस जायगोट को। और also could be used for such transfers to assist the female who cannot conceive। और ऐसी फीमेल में अगर टेस्ट ट्यूब बेबी करवाने की जगह नॉर्मल फीमेल के जायगोट को निकाला और यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, ये भी काम किया जा सकता है। नेक्स्ट चल रहे हैं टेक्निक है, वो है गिफ्ट, गेमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फिलोपियन ट्यूब। गिफ्ट, गेमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर ऑफ एन अनदर फीमेल हु कैनॉट प्रोड्यूस वन but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted। गिफ्ट में क्या हो रहा है, गिफ्ट में ये हो रहा है, ये है फेलोपियन ट्यूब। इस गिफ्ट टेक्निक और जिफ्ट में यही डिफरेंस है कि जिफ्ट में ये फेलोपियन ट्यूब सूटेबल नहीं है और गिफ्ट में ये फेलोपियन ट्यूब सूटेबल है। यहाँ फर्टिलाइजेशन हो सकता है स्पर्म और ओवम का, जबकि गिफ्ट में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता स्पर्म और ओवम का। तो गिफ्ट में क्या नहीं हो रहा है, ओवम का डिस्चार्ज नहीं हो रहा, फीमेल में ओवम नहीं बन पा रहा है। ऐसी कंडीशन में कोई डोनर फीमेल का ओवम लेके इस ओवम को यहाँ फिलोपियन ट्यूब में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर। इधर से आया स्पर्म, इधर से आया ओवम, दोनों का यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बाकी प्रोसेस नॉर्मल होती है उसमें, ये इम्प्लांटेशन होगा और सब होगा। तो गिफ्ट और जिफ्ट में इतना डिफरेंस है कि गिफ्ट में फिलोपियन ट्यूब फिट है,
फर्टिलाइजेशन के लिए, और जिफ्ट में फिलोपियन ट्यूब फिट नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। बाकी दोनों टेक्निक सेम है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन। ये है हमारा ओवम, ये है इसकी प्रीविटलाइन मेम्ब्रेन, और ये है इसकी जोना पेलुसिडा। कौन सी लेयर है? जोना पेलुसिडा। अगर यहां स्पर्म आया और स्पर्म फर्टिलाइजेशन करने जा रहा, पर जोना पेलुसिडा इतनी हार्ड हो गई है कि स्पर्म का जो ये एक्रोसोम है ये इसको डिस्ट्रॉय ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो कभी भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में इस स्पर्म को इंजेक्शन में भरते हैं और इंजेक्शन डायरेक्ट यहाँ ट्रांसफर करवा देते हैं इस ओवम के साइटोप्लाज्म में, और इस टेक्निक का नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन। सीधा इंजेक्शन लगा देते हैं यहाँ पर। यह इंजेक्शन सेम हस्बैंड का भी हो सकता है स्पर्म, या स्पर्म डोनर का भी हो सकता है। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI। Infertility cases either due to inability of the male partners to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculates could be corrected by artificial insemination techniques। क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ सारे डिफेक्ट्स मेल में हैं। हम जानते हैं कि फीमेल के यूटरस के वेजाइना में स्पर्म को क्या किया जाता है? डिस्चार्ज। पर मेल जो है वो स्पर्म को डिस्चार्ज कर पाने में वेजाइना में इनेबल से कैपेबल नहीं है, या फिर स्पर्म का काउंट क्या है? लो। ऐसी सिचुएशन में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्थी डोनर, या तो हस्बैंड से कलेक्ट करेंगे या फिर हेल्थी डोनर, अगर हस्बैंड में गड़बड़ है तो फिर हेल्थी डोनर के स्पर्म लेंगे, and artificially introduced into the vagina or uterus, या तो वेजाइना में इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर यूटरस में डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। आर्टिफिशियली, मेल नहीं करेगा, डॉक्टर्स आर्टिफिशियली यहाँ पर क्या करेगा? इंसेमिनेट, और फीमेल के यूटरस में इंसेमिनेट करेगा, और इस प्रोसेस का नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस टेक्निक का नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। चलो नेक्स्ट समझते हैं यहां से। Though options are many, all of these techniques requires extremely high precision handling by specialized professionals and expensive instrumentation। डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट चाहिए और इंस्ट्रूमेंट भी क्या चाहिए? स्पेशलिस्ट, अदरवाइज ये काम करने वाला नहीं है। Therefore, these facilities are presently available only very few countries in सेंटर्स इन द कंट्री। सब जगह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी एक्सपर्ट चाहिए और इंस्ट्रूमेंट भी। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स, और इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी इसका अफोर्ड कर पाए पॉसिबल नहीं है। इमोशनल, रिलीजन एंड सोशल फैक्टर्स आर आल्सो डिटर्मिनेट्स इन द एडॉप्शन ऑफ दिस मेथड, और इन मेथड्स का यूज करते हैं तो ये फैक्टर्स भी आते हैं। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, सोशल, इमोशनल, रिलीजन, सारी चीजें यहाँ सामने आएगी। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ दिस प्रोसीजर इज टू हैव चिल्ड्रन, और बच्चे पैदा करना ही सारी टेक्निक्स का मेन एम है। इन इंडिया वी हैव सो मेनी orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of। और जो अनाथ बच्चे हैं उनको भी गोद लेके हम ये बच्चे वाली समस्या को दूर कर सकते हैं, या फिर इन टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब ये चैप्टर क्या हो चुका है? कंप्लीट। अब नया चैप्टर हम एनिमल किंगडम के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।